दोस्तों एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि फॉरेन कंपनीज अब इंडियन गवर्नमेंट बैंक्स में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, तो आप क्या सोचेंगे, अच्छा है या बुरा? गवर्नमेंट ने अभी एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंक में एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैप को 20% से सीधे 49% कर दिया है। मतलब सिंपल शब्दों में, पहले फॉरेन इन्वेस्टर सिर्फ 20 रुपए लगा सकते थे 100 रुपए में से, अब वो 49 रुपए लगा सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ये डिसीजन क्यों लिया गया, इसका आप पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया के लिए ये अच्छा है या कंसर्न की बात है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपका एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। ट्रस्ट मी, लास्ट में एक ट्विस्ट भी है जो आपको शॉक कर देगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एफडीआई क्या होता है, क्योंकि बिना फाउंडेशन के तो बिल्डिंग बन ही नहीं सकती, राइट? तो दोस्तों एफडीआई, अभी मैंने बताया, इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सिंपल वर्ड्स में, जब किसी दूसरे कंट्री की कंपनी या इन्वेस्टर इंडिया में आके बिजनेस में पैसे लगाते हैं, उसे हम एफडीआई कहते हैं। एग्जांपल समझिएगा, एग्जांपल फॉर क्लैरिटी अगर मैं बताऊं, मान लीजिए एप्पल कंपनी ने इंडिया में फैक्ट्री लगाई, ये एफडीआई है। अमेज़न इंडिया में वेयर हाउस बनाते हैं, ये भी एफडीआई है। टोयोटा कंपनी कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है, ये भी एफडीआई है। एफडीआई कैप क्या होता है? अब कैप का मतलब है लिमिट। गवर्नमेंट हर सेक्टर में डिसाइड करती है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स कितना परसेंटेज इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सुना होगा, डिफेंस सेक्टर में एफडीआई कैप है 74%, रिटेल में 100% है, एविएशन में 100% है, और अब बैंकिंग सेक्टर में 49% कर दिया गया है। नाउ व्हाई डज कैप एग्जिस्ट? ये कैप इसलिए लगाई जाती है ताकि कंट्री का कंट्रोल अपने हाथ में रहे। अगर 100% फॉरेन ओनरशिप हो जाए तो डिसीजन भी फॉरेन कंपनीज लेंगे और देश का कंट्रोल बाहर चला जाएगा। तो चलो एक क्विक फ्लैशबैक ले लेते हैं। 1969 में दोस्तों याद होगा, आप लोगों ने अपने आईबीपीएस की प्रिपरेशन में बिल्कुल पढ़ा होगा। 1969 की बात है। उस टाइम इंडिया की 14 सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक्स थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये बैंक्स सिर्फ बड़े बिजनेसमैन और रिच लोगों को लोन्स देते थे। गांव में रहने वाला किसान, छोटा शॉपकीपर, मिडिल क्लास फैमिली के लोग, इनके लिए बैंकिंग सिर्फ एक सपना हुआ करता था। तब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया, उन 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। मतलब गवर्नमेंट ने उन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया। और फिर क्या हुआ, गांव-गांव में बैंक ब्रांचेस खुलने लगे, किसानों को लोन्स मिलने लगा, मिडिल क्लास को सेविंग्स अकाउंट्स मिले। इंडिया की बैंकिंग रीच 22% से बढ़ के 95% हो गई। यह था पब्लिक सेक्टर बैंकिंग का पावर। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सिर्फ बैंक्स नहीं है, ये इंडिया के फाइनेंशियल बैकबोन है। लेकिन दोस्तों अब 2025 में सिचुएशन चेंज हो गई है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि चलो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लाते हैं। क्यों? वो सब समझेंगे। अब आप सोच रहे हो कि यार क्यों ऐसा हो रहा है, तो चलिए वो समझते हैं। तो एग्जैक्टली क्या अनाउंस हुआ है, चलिए डिटेल में समझते हैं। पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट सिर्फ 20% थी, अब यह लिमिट बढ़ा के 49% कर दी गई है। और यह डिसीजन लगेगा एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बाकी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे। अब आप सोच रहे होंगे करंट फॉरेन होल्डिंग कितनी है, तो अभी तक पीएसबी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, अराउंड 2 से 5% के बीच। तो 49% तक जाने का स्कोप बहुत ज्यादा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उठता है दोस्तों, गवर्नमेंट ने डिसीजन क्यों लिया? कोई तो स्ट्रांग रीजन होंगे ना इसके पीछे। तो चलिए एक एक करके रीजन समझते हैं इस डिसीजन के लिए। रीजन नंबर 1 है कैपिटल की जरूरत। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अब फ्रेश कैपिटल की जरूरत है। गवर्नमेंट ने पहले ही पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंक में 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा डाल दिया अभी तक, और देना मुश्किल है। तो अब गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा आए ताकि बैंक्स को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। रीजन नंबर 2 है एनपीए प्रॉब्लम। एनपीए बहुत कॉमन सा वर्ड है ना। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सिंपल वर्ड्स में बैड लोन्स, यानी कि लोन लिया, कस्टमर ने वो लोन चुकता नहीं कर पाया। पीएसबी यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनपीए। लोन दिया लेकिन वापस नहीं आ रहा। 2018 में सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि पब्लिक सेक्टर बैंक की एनपीए 10 लाख करोड़ क्रॉस कर गया था। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से फ्रेश कैपिटल आएगा और बैंक फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। चलिए रीजन नंबर 3 समझते हैं, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो डेवलप्ड कंट्रीज में भी बैंकिंग सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कॉमन है। जैसे सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, यूके, सब ने फॉरेन कैपिटल यूज किया और अपने बैंकिंग सेक्टर को काफी स्ट्रेंथन किया, काफी स्ट्रांग किया।
अब रीजन नंबर 4 जान लेते हैं, कंपटीशन एंड एफिशिएंसी। जब फॉरेन प्लेयर्स आएंगे कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन से क्या होता है, सर्विस बेटर होती है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। अब रीजन नंबर 5 क्या है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत प्लस ग्लोबल इंटीग्रेशन। गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया ग्लोबली इंटीग्रेटेड हो, लेकिन कंट्रोल भी इंडिया के पास रहे। 49% लिमिट से बैलेंस बन जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी मिलता है और देश का कंट्रोल भी बना रहता है। तो अब बात करते हैं कि इस डिसीजन के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट की, यानी इंडिया के लिए और आम इन्वेस्टर्स के लिए क्या फायदा हो सकता है। चलिए एक बेनिफिट समझते हैं। बेनिफिट नंबर 1, फ्रेश कैपिटल, बैंक को नया पैसा मिलेगा, मतलब ज्यादा लोन्स दे सकता है बैंक, बिजनेस एक्सपैंड कर सकता है और इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी। बेनिफिट नंबर 2, टेक्नोलॉजी अपग्रेड, फॉरेन बैंक्स टेक्नोलॉजी में काफी आगे हैं, इन्वेस्टमेंट के साथ लेटेस्ट बैंकिंग टेक भी इंडिया में आएगी, जैसे बेटर मोबाइल एप्लीकेशंस, फास्टर ट्रांजैक्शंस, एआई बेस्ड कस्टमर सर्विस, साइबर सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट जैसी चीजें। बेनिफिट नंबर 3 है दोस्तों, बेटर गवर्नेंस, फॉरेन इन्वेस्टर्स ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी डिमांड करते हैं, इससे पब्लिक सेक्टर बैंक का मैनेजमेंट बेटर होगा, करप्शन कम होगा। और बेनिफिट नंबर 4 है जॉब क्रिएशन, जब बैंक एक्सपैंड होंगे, ब्रांचेस बढ़ेंगे, सर्विसेज इंप्रूव होंगी तो नेचुरली जॉब्स भी क्रिएट होंगे। अब बेनिफिट नंबर 5 है इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग बैंक्स मतलब स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, बिजनेस को आसानी से लोन्स मिलेंगे, स्टार्टअप्स को फंड मिलेगा, ओवरऑल ग्रोथ भी इंप्रूव होगा। अब नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, शेयर होल्डर वैल्यू। अगर आपने अपने पब्लिक सेक्टर बैंक के शेयर्स खरीदे हैं तो यह डिसीजन आपके लिए भी पॉजिटिव है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट से शेयर प्राइस इंप्रूव हो सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यह स्टेप सिर्फ बैंक्स के लिए नहीं बल्कि पूरी इंडियन इकोनॉमी के लिए स्ट्रांग मूव होने वाला है। अब दोस्तों हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जैसे पॉजिटिव साइड वैसे ही कुछ कंसर्न्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत हो सकती है। तो कंसर्न नंबर 1 है नेशनल सिक्योरिटी। बैंकिंग सेक्टर एक सेंसिटिव एरिया है, डेटा सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये सब क्रिटिकल है। तो सवाल अब ये उठता है कि जब फॉरेन ओनरशिप बढ़ेगी तो डेटा कहां जाएगा, क्या ये सेफ रहेगा, क्या ये जेन्युइन कंसर्न है। कंसर्न नंबर 2 है दोस्तों डिसीजन मेकिंग। 49% स्टेक काफी बड़ा है, हालांकि कंट्रोल इंडिया के पास ही रहेगा क्योंकि 51% तो गवर्नमेंट के पास है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस में फॉरेन इन्वेस्टर्स का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ सकता है। कंसर्न नंबर 3 है प्रॉफिट मोटिव वर्सेस सोशल मोटिव। देखिए सरकारी बैंक सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी काम करती है, जिसमें रूरल बैंकिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, स्मॉल बिजनेस लोन्स ये सारी चीजें इन्वॉल्व है। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादा प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, तो ये बैलेंस मेंटेन करना चैलेंज हो सकता है। कंसर्न नंबर 4 है एम्प्लॉयमेंट इंपैक्ट। फॉरेन इन्वेस्टर एफिशिएंसी और ऑटोमेशन पे फोकस करते हैं, इसका मतलब है डिजिटाइजेशन, लेस मैन पावर, तो इससे ट्रेडिशनल बैंकिंग जॉब्स पर इंपैक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ मेजर प्रॉस एंड कॉन्स। एक तरफ स्ट्रॉन्ग कैपिटल, टेक्नोलॉजी और ग्रोथ की बात हो रही है, दूसरी तरफ सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट के कंसर्न्स हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्टेप सही डायरेक्शन में है, आपका क्या ओपिनियन है। 49% एफडीआई लिमिट पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए अच्छी बात है या रिस्की है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हां, वो ट्विस्ट जो मैंने प्रॉमिस किया था तो सुन लीजिए दोस्तों। एक्चुअली ये डिसीजन नया नहीं है, 2014 में भी गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल रखा था 49% कैप का, लेकिन उस टाइम इंप्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग था। अब 2025 में फाइनली इंप्लीमेंट हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट है या कंपल्शन है, कुछ नहीं कह सकते, ये आप खुद डिसाइड करिए। तो बताइए आपके हिसाब से ये डिसीजन सही है या गलत है, कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे इन्फॉर्म्ड। जय हिंद।